चारधाम यात्रा में उमड़ रहा भक्तों का जनसैलाब। भारी संख्या में तीर्थयात्री पहुंचकर कर रहे दर्शन। इस बार चारधाम यात्रा में बनेगा ऐतिहासिक रिकॉर्ड। उत्तराखंड में बीजेपी की विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी मसूरी में बीजेपी कार्यकर्ताओं से उन्होंने की मुलाकात। रितु खंडूरी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ आगामी चुनाव को लेकर किया मंथन। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा 2024 में विकसित देशों में जुड़ेगा भारत का नाम। उत्तराखंड में साक्षी हत्याकांड जैसी वारदात। जिहादी नूर हसन ने शेविंग ब्लेड से प्रेमिका का काटा गला। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर का है पूरा मामला। आरोपी हुआ गिरफ्तार। उत्तराखंड के पहाड़ों में मौसम ने बदली करवट। देर रात से पहाड़ों में हो रही भारी बारिश से चारधाम यात्रा पर भी पड़ रहा असर। प्रशासन ने चारधाम यात्रियों को मौसम के अपडेट लेकर यात्रा करने का दिया सुझाव। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, मैं हूं इशिका राणा आपके साथ और आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। स्वागत है आपका अपना उत्तराखंड में। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे विशेष खबर के साथ। उत्तराखंड के मसूरी माल रोड के सौंदर्यीकरण और पुनर्निर्माण का कार्य चल रहा है। इसी कड़ी में उत्तराखंड मुख्य सचिव डॉक्टर SS संधू और जिलाधिकारी सोनिका सिंह ने मसूरी माल रोड के सौंदर्यीकरण कार्यों का निरीक्षण भी किया। इस दौरान मुख्य सचिव ने पुनर्निर्माण कार्यों के अधिकारियों से जानकारी ली। इस बीच SS संधू के साथ जिलाधिकारी देहरादून सोनिका सिंह, MDDA उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी सहित कई अधिकारी यहां पर मौजूद रहे। सभी ने मसूरी माल रोड से लेकर पिक्चर पैलेस चौक तक स्थलीय निरीक्षण भी किया। और आपको जानकारी दे दें कि निर्माण कार्यों में हो रहे देरी को लेकर अधिकारियों को जमकर फटकार भी यहां लगाई गई। इस मौके पर मसूरी के कई सामाजिक कार्यकर्ताओं ने माल रोड पर पूरे पुनर्निर्माण के कार्य में हो रही देरी को लेकर मुख्य सचिव के सामने अपनी नाराजगी भी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि मसूरी का पर्यटन सीजन शुरू हो चुका है और अभी माल रोड के पुनर्निर्माण का कार्य काफी ज्यादा हद तक बाकी है। ऐसे में अगर जल्द इस कार्य को पूरा नहीं कराया गया तो मसूरी का पर्यटन सीजन प्रभावित होगा। मामले पर संज्ञान लेते हुए मुख्य सचिव SS संधू ने माल रोड पर लगे कॉबलस्टोन के कार्य में तेजी लाने के साथ कई चौक के डिजाइन को चेंज करने के दिशा निर्देश भी दिए। भी आए थे और जैसे कि ये माल रोड का काम चल रहा है और थोड़ा डिलेड है। इसके बहुत सारे कारण हैं। एक तो कॉन्ट्रैक्टर तो है ही, साथ में बरसात भी कंटिन्यूसली चलती जा रही है। तो अब हमारे एक्शन यही रहेंगे, उनको इंस्ट्रक्शंस हैं कि वो जब तक काम पूरा नहीं हो जाता यहीं पे रहेंगे। इसके बाद एक AE की भी तैनाती यहाँ पे कर दी गई है और हमारे जॉइंट मजिस्ट्रेट यहाँ पे हैं जो कि कंटिन्यूस इसकी मॉनिटरिंग करेंगे, जिससे कि जो सीज़न आ रहा है उसमें लोगों को कम तकलीफ। बेसिकली तालमेल सारे डिपार्टमेंट्स यही हैं, सबके साथ इंटरेक्शन है, लेकिन यहाँ पे यूटिलिटी बहुत ज़्यादा है और वो ज़मीन के नीचे है और कहीं किसी रिकॉर्ड में नहीं है। इस वजह से कभी कभी ऐसा होता है कि कोई पाइपलाइन या कोई बिजली की लाइन कट जाती है। लेकिन कोऑर्डिनेशन एज सच, क्योंकि यहाँ जॉइंट मजिस्ट्रेट यहीं पे पोस्टेड हैं और यहीं रहते हैं, तो सभी से बातचीत करके काम होता है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि अननोन है, डिपार्टमेंट को भी नहीं पता होता उस जगह कुछ है या नहीं है, इसलिए थोड़े इशूज़ आते हैं। तो यहाँ पे जितने हमारे सारे सब डिविजन्स हैं और जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, चाहे UJVNL हो गया, इरीगेशन हो गया, सभी से ये इंस्ट्रक्शंस हैं कि जितनी भी ज़मीन उनकी सरकारी है उसके अंदर जो अतिक्रमित पार्ट है उसकी पूरी डिटेलिंग कर ली जाए और जैसे जैसे SDM और पुलिस की ज़रूरत पड़ती है हमसे ले लिया जाए। तो हम रेगुलर बेसिस पे, डेली बेसिस पे अतिक्रमण हट रहा है, वन विभाग का भी और राजस्व विभाग का भी। मैंने जैसे कहा कि एक तो बरसात जो है कंटिन्यूसली हो रही है और दूसरा कि जैसे ड्रेन जो बीच में छूट गए थे, जो कि प्रोविज़न नहीं था, वो दोबारा डाल दिया गया है और बहुत सारी चीज़ें जो मिसिंग थी वो सब अब ऑलमोस्ट कंप्लीशन उसमें आ गई हैं। हम उम्मीद करते हैं कि अगले 15 दिन में ये रोड बहुत अच्छी दिखने लगी। डक्ट वगैरह पड़ी हैं और कॉबलस्टोन का काम हो रहा है और सीवर, वाटर सप्लाई सारा कुछ नया पड़ा है, इसलिए समय से ज़्यादा समय लग गया है जितना लगना चाहिए। तो सभी अधिकारियों को कहा है कि इसको जल्दी से जल्दी ख़त्म करें और पर्यटन सीज़न भी आ रहा है और आज ये देखने का यही मकसद है कि जल्दी काम हो और अच्छी गुणवत्ता वाला काम। देवभूमि उत्तराखंड में चारधाम यात्रा जोरों से चल रही है। ऐसे में इस बार चारधाम यात्रा ऐतिहासिक होने वाली है। तो वहीं चारधाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह भी देखने को मिल रहा है।
उत्तराखंड में करीब 1 महीने से चारधाम यात्रा चल रही है और आपको बता दें 1 महीने के अंतराल में ही पिछले सभी रिकॉर्ड टूटते हुए नजर आ रहे हैं। इस समय जोरों पर चल रही है चारधाम यात्रा और आपकी भी जानकारी दे दें कि श्रद्धालुओं की संख्या में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। इस बार पिछले सभी रिकॉर्ड टूट जाएंगे। श्रद्धालुओं की लगातार बढ़ती संख्या को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केदारनाथ के रजिस्ट्रेशन पर रोक भी लगाई है। तो वहीं अगर परिवहन अधिकारी सुनील शर्मा की माने तो उनका कहना है कि चारधाम यात्रा बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही है और इस बार बहुत ज्यादा यात्री चारधाम यात्रा की ओर आ रहे हैं। साथ ही उन्होंने ये भी जानकारी दी कि आंकड़ों के हिसाब से देखिए तो पिछले साल पूरे चारधाम यात्रा में मात्र 20,207 ग्रीन कार्ड बने थे और इस बार अभी मात्र 2 महीने में लगभग 21,000 ग्रीन कार्ड बन चुके हैं। तो वही भक्तों का उत्साह देखकर कयास लगाया जा रहा है कि इस बार जो चारधाम यात्रा है एक नया रिकॉर्ड कायम करने वाली है। उत्तराखंड में एक बार फिर डबल इंजन की सरकार बनाने के लिए बीजेपी ने जमीनी स्तर पर अभियान शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में बीजेपी की विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी आज मसूरी पहुंची। मसूरी में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार भव्य तरीके के साथ स्वागत किया। इस मौके पर कार्यकर्ताओं ने जोरदार उनका स्वागत किया। साथ ही आपको जानकारी दे दें कि ऋतु खंडूरी की ओर से भाजपा कार्यकर्ताओं से आगामी नगर निगम और लोकसभा चुनाव के लिए तैयार रहने का आह्वान भी किया गया है। विधानसभा अध्यक्ष ने पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि भराड़ीसेन में बाल आयोग की ओर से बाल विधानसभा कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है जिसमें प्रदेश के 70 बच्चे प्रतिभाग करेंगे। उन्होंने बताया कि बाल विधानसभा में विधानसभा के कार्य के बारे में जानकारी के साथ मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष का क्या दायित्व क्या होता है और साथ ही लोकतंत्र में विधानसभा सत्र का क्या महत्व होता है, इस पर बच्चे अपनी बात रखेंगे और उनके द्वारा भी विधानसभा के बारे में बताया जाएगा। उन्होंने कहा कि उनको पूरा विश्वास है कि उत्तराखंड में नगर निकाय में चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बेहतर प्रदर्शन करेगी और 2024 में एक बार फिर से देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश में पूर्ण बहुमत की सरकार के साथ प्रधानमंत्री बनेंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश को विकास की ओर अग्रसर किया गया है। 2047 में विकसित देशों में भारत देश का नाम भी जुड़ेगा जिसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार लगातार कार्य कर रही है। उन्होंने ये भी जानकारी दी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हर वर्ग, हर जाति, हर धर्म और आपको बता दें कि हर वर्ग को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कार्य योजना बनाकर देश का विकास किया जा रहा है। उन्होंने ये भी जानकारी दी कि उत्तराखंड विधानसभा को लेकर उनके द्वारा कई संशोधन किए गए हैं। विधानसभा के कार्य को पारदर्शिता करने के लिए लगातार कार्य किया जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि जो दोनों विधानसभा देहरादून और गैरसैंण में कितने कर्मचारियों की कितनी आवश्यकता है उसको पूर्ण करने के लिए कार्य भी लगातार जारी है। उन दोनों सदन के कर्मचारियों और अधिकारियों के इन सर्विस ट्रेनिंग भी कराई जा रही है जिससे विधानसभा का कार्य और बेहतर तरीके के साथ चलाया जा सके। मसूरी होते हुए धनौल्टी होते हुए मैं आज हरसिल पहुंचूंगी। रात का मेरा स्टे हरसिल में है। कल गंगोत्री दर्शन करने के बाद फिर टिहरी पहुंचूंगी और घनसाली होते हुए फिर मैंने बद्रीनाथ जी पहुंचना है और लौटते वक्त भराड़ीसेन गैरीसैंण जाऊंगी। और आप सबको बताते हुए मुझे बहुत आनंद भी आ रहा है कि इस बार 5 और 6 तारीख को 70 बच्चे वहाँ पर बाल विधानसभा का एक कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, बाल आयोग द्वारा आयोजित हो रहा है। तो इस प्रदेश के 70 बच्चे वहाँ पर पहुँचेंगे। विधानसभा कैसे चलती है, मुख्यमंत्री जी का क्या दायित्व होता है, लीडर ऑफ अपोजिशन का क्या दायित्व होता है, कैसे विधायक सदन में बोलते हैं, डेमोक्रेसी में सदन की सत्र की क्या महत्ता है, ये सारी चीज़ें वहाँ पर बच्चों के द्वारा दिखाई जाएंगी हम पूरे प्रदेशवासियों को। उधम सिंह नगर के किच्चा में एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। एक ऐसा मामला जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। एक पिता और पुत्र ने मिलकर अपने कलेजे के टुकड़े यानी कि अपनी बेटी का गला घोटकर उसे मौत के घाट उतार दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हत्या की बात सामने आने पर पुलिस जांच में खुलासा हुआ है। पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार भी कर लिया है जबकि हत्यारोपी भाई अभी फरार चल रहा है। वारदात का खुलासा करते हुए एसपी क्राइम चंद्रशेखर घोड़के के मुताबिक 22 मई को फूलभत्ता थाना क्षेत्र के सिरौली कला में निवासी ने थाने में तहरीर देकर कहा था कि उसकी 14 वर्षीय भांजी को पिता जाकिर
और उसके पुत्र यूनुस ने मारकर कब्रिस्तान में दफना दिया है। तहरीर पर एसडीएम की मौजूदगी में शव कब्र से निकालकर पोस्टमार्टम कराया गया। शव का पोस्टमार्टम इस दौरान कराया गया जिसमें मामले का खुलासा हुआ है। और आपको बता दें कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चला कि उसकी गला घोंटकर हत्या की गई है, जिस पर आरोपी पिता को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो वहीं आरोपी पिता से पुलिस ने पूछताछ की तो उसने बताया कि उसकी पुत्री फोन पर मोहल्ले के ही एक युवक से बात करती थी। दोनों के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था। मना करने पर भी वो जब नहीं मानी तो उसने अपने पुत्र के साथ मिलकर अपनी बेटी को मौत के घाट उतार दिया, यानी कि उसकी हत्या कर दी। फिलहाल मामले में आगे की कार्रवाई जारी है। जैसे आप सभी को अवगत है कि पिछले दिनों पुलबट्टा क्षेत्र में एक शिकायत हमें प्राप्त हुई थी। एक सूचना दी गई थी कि एक महिला, एक बालिका की डेथ हुई है और इसका जो है दफन किया गया, लेकिन इसकी कोई सूचना पुलिस को भी नहीं दी गई है और निकट के परिजनों को भी नहीं दी थी। तो इसमें आशंका व्यक्त की गई थी और इसी क्रम में फिर हमने 176(3) धारा सीआरपीसी के अंतर्गत मजिस्ट्रेट के सामने जो है एक्सह्यूमेशन की कार्रवाई करी थी। दफनाई गई बॉडी को हमने फिर से लिया था कब्जे में और इसका पोस्टमार्टम के लिए हमने कार्रवाई करी। पहले रुद्रपुर में इसके पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया, लेकिन वहाँ पे चूँकि बॉडी पुरानी हो चुकी थी इसलिए फिर यहाँ इससे सुशीला तिवारी हॉस्पिटल हल्द्वानी भेजा गया और वहाँ पे पोस्टमार्टम हुआ। और पोस्टमार्टम के बाद ये जो सामने आया है, तथ्य सामने आया कि ये जो है एक हत्या का मामला है और इसमें तहरीर प्राप्त होते ही हमने मुकदमा लिखा है, आवश्यक कार्रवाई की है। इसमें जाकिर अली जो है, जो पिता हैं, उसको हमने गिरफ्तार किया है और दूसरा जो अभियुक्त है यूनुस अली, जो इसका भाई है मृतका का, उसको उसकी तलाश जारी है और उसको भी जल्दी गिरफ्तार किया जाएगा। देश में लव जिहाद की आग बुझने का नाम नहीं ले रही, तो कहीं लव जिहाद चाकू से हमले कर अपनी कथित प्रेमिका को मौत के घाट उतार रहे हैं, तो कहीं पत्थरों से कुचलकर हत्या की जा रही है। देवभूमि के उधम सिंह नगर में एक ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां एक हिंदू युवती को जिहादी ने पहले लव जिहाद में फंसाया, फिर उसकी आपको बता दें कि फिर शेविंग ब्लेड से गर्दन काटकर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने लव जिहादी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बता दें कि महिला की हत्या का खुलासा करते हुए काशीपुर एसपी प्रताप सिंह ने बताया कि हत्या के मामले में पुलिस ने ग्राम कनोरा के नूर हसन को दबोच लिया है। हिंदू युवती जिहादी नूर हसन के यहां मजदूरी किया करती थी। पुलिस को आरोपी के पास से घटना में प्रयोग किया गया सामान भी बरामद हुआ है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। शव मिलने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। मौके पर डॉग स्क्वाड एवं फॉरेंसिक स्क्वाड भी पहुंची थी, लेकिन सफलता हाथ नहीं लग पाई, जिसके बाद शक के आधार पर पुलिस ने सुल्तानपुर पट्टी निवासी से शिवनगर में रहने वाले नूर हसन को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में नूर हसन ने महिला की हत्या करने का अपराध भी स्वीकार किया है। फिलहाल लव जिहादी नूर हसन जेल में बंद है। देखिए 29 तारीख को कनौरा में संदिग्ध परिस्थितियों में खेत में एक महिला की डेड बॉडी मिली थी, जिसमें हम लोग मौके पर गए थे और हमारी वहाँ पे बीडीएस टीम, टेक्निकल टीम और हमारा जो फॉरेंसिक टीम भी गई थी। हमने टेक्निकली जो सीडीआर और जो सीसीटीवी कैमरे अन्य चीज़ों को देखने पे ये पता चला कि सावित्री नाम की महिला थी, ये इनका आइडेंटिफिकेशन हुआ और नन्हे नाम का व्यक्ति जो कि जिसके साथ बाइक पे जाते हुए दिखी थी, उनसे पूछताछ में उसने बताया कि पिछले 10 सालों से इनका संबंध था। अब ये महिला उसको इग्नोर करने लगी थी, तो उस दिन भी ये अपने गाड़ी से बैठा के उनको बातचीत करने के लिए और दबाव बना करके पुनः साथ रहने के लिए कर रहा था। इसी बीच में इनके बीच में लड़ाई हुई, जिससे कि अभियुक्त तो आक्रामक हो गया और उसने उनका गला दबा दिया। जब महिला मृत्यु हो गई तो ये मुतमईन होने के लिए कि ये मर गई है, उसने ब्लेड ले आकर के उससे उनकी गर्दन काट दी और गर्दन काट करके जो अन्य चीजें थी वो घटनास्थल बदलने का प्रयास किया, लेकिन टेक्निकली डॉग स्क्वाड और जो हमारा सीडीआर अन्य जो माध्यम उसके माध्यम से जब हमने अभियुक्त से पूछताछ करी तो उसने अपना जुर्म इकबाल किया है। आज माननीय न्यायालय के समक्ष हम इसे पेश कर। उत्तराखंड के पहाड़ों में एक बार फिर से मौसम ने करवट बदल दी है। देर रात से पहाड़ों में बारिश हो रही है, जिसका असर चारधाम यात्रा पर भी देखने को मिल रहा है। केदारनाथ धाम की बात करें तो यहाँ पर लगातार बारिश हो रही है, हालांकि अभी यात्रा सुचारू है। खराब मौसम के बावजूद यहाँ पर श्रद्धालुओं का जोश कम होने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसे में श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर हमारे उत्तराखंड ब्यूरो चीफ कृष्ण कुमार ने खास बातचीत की। उत्तराखंड पुलिस अपर महानिदेशक डॉक्टर वी मुरुगेशन, आइए आपको सुनाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। उत्तराखंड के अपर पुलिस महानिदेशक डॉक्टर वी मुरुगेशन साहब मेरे साथ मौजूद है। सर, चारधाम यात्रा सुगमता के साथ चल रही है लगातार, मगर बारिश भी देखने को मिल रही है जो दुश्वारियां श्रद्धालुओं के लिए बढ़ा रहा है, क्या कुछ कहेंगे आप?
देखिए, व्यवस्था, पुलिस व्यवस्था और प्रशासन की व्यवस्था बिल्कुल सही चल रही है। हालांकि जहां मौसम खराब हो रही है उस समय लगातार अनाउंस किया जा रहा है कि केदारनाथ में मौसम खराब है, थोड़ा नीचे ठहर के आइए करके। तो और ये भी अनुरोध किया जा रहा है जनता, जो यात्री आ रहे हैं, कि उनको मौसम को देखते हुए अपना यात्रा को प्लान करिए। केदारनाथ के लिए जिस तरह से रजिस्ट्रेशन बंद किया गया था, तो कब तक खोलने की उम्मीद है? क्या 3 जून तक ही रहेगा या आगे भी बढ़ाई जा सकती है? ये मौसम विभाग का जो अनुमान उसी ऊपर, और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और टूरिज्म विभाग मिलकर इसको तय करते हैं। तो जैसे क्लाइमेट को देखते हैं और जैसे पहले से ऑलरेडी रजिस्टर हो रखे नंबरों को देखते हुए वो लोग डिसीजन लेंगे इस पर। अंतिम सवाल आपसे, प्रदेश में अवैध अतिक्रमण की कार्रवाई चल रही थी, कब तक जारी रहेगी? क्या अनुमान आपका कहता है इस पर? इस पे जहाँ तक आइडेंटिफाइड अधिक्रमण है वो सब हटाने तक, पूरा जब लॉजिकल एंड पे जाएगा तब तक ये कार्रवाई चलते रहेगी। देखिए, ये थे हमारे साथ एडीजी साहब, जिनका साफ कहना है कि चारधाम यात्रा सुगमता के साथ चल रही है, पूरी व्यवस्था के साथ आगे भी चलेगी। कैमरा पर्सन इकराम के साथ में। उत्तराखंड की संस्कृति की झलक के बीच सरकार ने अपनी उपलब्धियों को आम जन के सामने रखा है। इसे दर्शकों ने खूब सराहा। राष्ट्रीय स्तर के स्थानीय कलाकारों ने दर्शकों का मन मोह लिया और कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना अहम योगदान भी दिया। बता दें कि सूचना विभाग और एमडीडीए के संयुक्त तत्वाधान में बन्नू ग्राउंड रेसकोर्स देहरादून में 5 दिवसीय 9 वर्ष उत्कृष्ट के विकास और संस्कृति का महोत्सव और देश के असीम विकास यात्रा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने मुख्य अतिथि के रूप में प्रतिभाग भी किया। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि केंद्र में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश निरंतर विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश हित में कार्य किए हैं। इन सालों में केंद्र सरकार के गरीब कल्याण और अंत्योदय के सिद्धांत पर कार्य किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बीते 9 साल में देश की तस्वीर बदलने पर काम हुआ है। आज विदेश में भारत का मान बढ़ा है, साथ ही अनेकों सर्वे में भारत निरंतर आगे बढ़ रहा है। साथ ही मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने कहा कि आज पूरे विश्व में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बढ़ती लोकप्रियता निरंतर बढ़ती ही जा रही है। वो सफलतम कार्यक्रम और जिस प्रकार से पूरे देश का मान सम्मान विश्व के अंदर बढ़ाया और देश और देशवासियों का जिस प्रकार से उत्थान हुआ है, आप जानते हैं किसी भी योजनाओं को आप देख लें, आज एयर कनेक्टिविटी हो, रोड कनेक्टिविटी हो, मैं अपने उत्तराखंड की बात करूं कि यहाँ से चारधाम मार्ग की बात हो, रेलवे कनेक्टिविटी यानी ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक रेलवे लाइन की बात हो, नमामि गंगे की बात हो या फिर पर्वतमाला की बात हो, कुल मिला के सनातन संस्कृति को बढ़ाने की बात हो, केदारपुरी को किस प्रकार से संवारने का काम किया, किस प्रकार से हेमकुंड तक रोपवे का शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री ने किया और पूरे विश्व के अंदर जैसे अभी आपको जानकारी है कि विदेश में जाते हैं तो मोदी जी के राष्ट्राध्यक्ष सुनता हो, इससे बड़ा सौभाग्य क्या। तो चलिए रुक करेंगे अगली खबर की ओर। रुद्रपुर मंडल आयुक्त और अध्यक्ष जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण दीपक रावत की अध्यक्षता में जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण की 17वीं बोर्ड की बैठक हुई। मंडल आयुक्त ने बैठक से पहले विकास भवन पहुंचकर उधम सिंह सभागार में किए गए जीर्णोद्वार का कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने लोकार्पण भी किया। तो वहीं बैठक में 10 में से 9 प्रस्ताव भी स्वीकृत किए गए हैं। प्राधिकरण के वर्तमान कार्यक्षेत्र और योजनाओं के और अधिक प्रभावी ढंग से संचालन के लिए 12 श्रेणियों में 30 पदों पर ब्रह्मास्त्रोत के माध्यम से नियुक्ति का प्रस्ताव पास किया गया है। जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण के आय व्यय का अनुमोदन भी यहां पर किया गया है। रुद्रपुर में महिलाओं के लिए पिंक टॉयलेट निर्माण की स्वीकृति भी दी गई है, जिसमें महिला स्वच्छक ही तैनात होंगी। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत ग्राम बागवाला तहसील रुद्रपुर में 1872 EWS भवनों के लिए आवासीय भूउपयोग परिवर्तन के लिए स्वीकृति के साथ ही अग्रिम कार्यवाही करने के दिशा निर्देश भी यहां पर दिए गए हैं। सात 8 मेन मुद्दे थे जो रखे गए थे। इसमें प्राधिकरण का एक तो बजट था नेक्स्ट ईयर के लिए, दूसरा एक इम्पॉर्टेंट हमने आज निर्णय इसमें ये लिया है कि रुद्रपुर में एक पिंक टॉयलेट बनाया जाएगा। पिंक टॉयलेट में ये है कि महिलाओं के लिए होगा और इसमें जो काम करेंगे चाहे स्वच्छकगण हो या और कोई हो वो भी महिलाएं होंगी, उसको स्वीकृति दी गई। 100 आपका EWS के 1872 मकान जिसमें बनने हैं उसको भी आगे कार्रवाई करने की स्वीकृति यहाँ से प्राप्त हुई है, जिसमें कि एक फॉर्मल नोटिस अखबार में निकलेगा। 15 दिन के बाद दोबारा हम सर्कुलेशन से उसको पास कर देंगे, उस पर काम हमारा शुरू हो जाएगा।
एक मुद्दा ये है कि जो टावर्स शहरों में आपके लगते हैं, इसको अब शासन ने व्यवस्था बनाई है कि सिंगल विंडो के तहत ये लगेंगे। प्राधिकरण इसमें केवल इतना ये देखेगा कि एक तो जिस भवन में बन रहा है उसका नक्शा पास हो, सेकेंडली वो स्ट्रक्चरली सेफ हो, उसको चेक करें। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और अडॉप्ट की गई कि जो हमारी कमर्शियल बिल्डिंग्स हैं उसमें जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के लिए चार्जिंग स्टेशंस, इनको अनिवार्य किया गया। उत्तराखंड के काशीपुर में पुलिस प्रशासन को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। बता दें कि काशीपुर पुलिस ने गश्त के दौरान 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से पुलिस को एक देसी अवैध तमंचा और 2 चाकू भी बरामद हुए हैं। इस मामले का खुलासा करते हुए पुलिस क्षेत्र अधिकारी वंदना वर्मा ने बताया कि कटोरा ताल पुलिस चौकी प्रभारी नवीन बुधानी अपनी टीम के साथ गश्त पर थे और तभी उन्हें 3 संदिग्ध नजर आए, जिनको घेराबंदी कर पकड़ा गया तो उनके पास से एक अवैध तमंचा और 2 चाकू भी बरामद हुए हैं। तो वहीं आरोपी से पूछताछ में ज्ञात हुआ कि वो किसी वारदात की फिराक में थे। इससे पहले कि वो किसी घटना को अंजाम देते, पुलिस की सतर्कता के चलते गिरफ्तारी उनकी कर ली गई है। तो वहीं मीडिया से बात करते हुए सीओ सिटी वंदना वर्मा ने यह भी बताया कि गिरफ्तार तीनों आरोपी नशे के आदी हैं, जो नशे की पूर्ति के लिए आपराधिक वारदातों को अंजाम दिया करते थे। फिलहाल तीनों का आपराधिक रिकॉर्ड खंगाला जा रहा है, साथ ही पूछताछ भी लगातार जारी है। उत्तराखंड के खटीमा में पुलिस प्रशासन को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। आपको बता दें कि उधम सिंह नगर में चौकी प्रभारी संदीप तिलकवाल उप निरीक्षक ने एक नाबालिग लड़की की गुमशुदगी की सूचना पर थाना क्षेत्र में उसे बरामद कर लिया है। और आपको भी जानकारी दे दें कि नाबालिग लड़की को भगाकर ले जाने वाले आरोपी को भी इस दौरान गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। फिलहाल मामले में आगे की कार्यवाही लगातार जारी है। चौकी बाजार से कुछ दिन पूर्व एक नाबालिग लड़की गुमशुदा हो गई थी, जिसकी थाने में गुमशुदगी देखी गई थी। और कल दिनांक 31/5/2023 को वह एक मुकेश कुमार नामक व्यक्ति के कब्जे में से बरामद हुई है। तो मुकेश कुमार को जो विरुद्ध पॉक्सो एक्ट और 374 IPC के तहत गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है और जो पीड़िता है उसका मेडिकल और अन्य फॉर्मेलिटी। उत्तराखंड के मसूरी में उस समय हड़कंप मच गया जब मसूरी लंढोर चौक बाजार में जीर्ण शीर्ण हालत में एक भवन का एक हिस्सा गिर गया, लेकिन गनीमत रही कि एक बड़ा हादसा होने से टल गया। बता दें कि लंढोर पुलिस चौकी से लगता हुआ एक बड़ा हिस्सा गिर गया, जिससे एक बड़ा हादसा होने से टल गया है। बताया जा रहा है कि कुछ देर पहले घटनास्थल के पास मोहल्ले के छोटे बच्चे खेल रहे थे और पुलिस टीम भी वहां से गुजरी थी। अगर उस समय भवन का हिस्सा गिरता तो एक बहुत बड़ी जनहानि हो सकती थी। फिलहाल प्रशासन की तरफ से आगे की कार्यवाही जारी है। उत्तराखंड के मसूरी में साउथ रोड पर खुले में बह रहे सीवरेज और क्षेत्र में पसरी गंदगी को लेकर मसूरी गढ़वाल जल संस्थान और नगरपालिका स्वास्थ्य विभाग की तरफ से संज्ञान लिया गया है, जिसको लेकर गुरुवार को गढ़वाल जल संस्थान के सहायक अभियंता TS रावत के नेतृत्व में नगरपालिका और गढ़वाल जल संस्थान की टीम साउथ रोड पर निरीक्षण करने के लिए पहुंचे। तो वही काफी समय से क्षतिग्रस्त सीवरेज चैम्बरों को ठीक करने का कार्य पार्टी द्वारा शुरू कर दिया गया है। तो वहीं खुले में सीवरेज डालने वाले 8 लोगों को नोटिस भी यहां पर दिया गया है। तो वहीं समय से नोटिस का जवाब और सीवरेज व्यवस्था को ठीक न करने पर पेयजल आपूर्ति को बंद करने की चेतावनी भी इस दौरान दी गई है। पर 1-2 चैम्बर जो थे आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त थे और 1-2 चैम्बरों के ऊपर लोगों द्वारा कंक्रीटिंग करके इसको दबा दिया गया था। तो आज उन चैम्बरों को खुलवाया जा रहा है। कुछ लोगों के पर्सनल जो पाइप थे, सीवर के पाइप थे, वो भी लीकेज पाए गए, तो उनका नोटिस काट के उनका चालान दिया जा रहा है उनको, और उनके पानी बंद करने की कार्रवाई भी हम लोग करेंगे। कई चैम्बर आपके क्षतिग्रस्त भी है, तो उसको किस तरीके से देखते हैं? ये जो चैम्बर क्षतिग्रस्त हैं तो यहाँ पर लोगों को बता दिया है कि कल वहाँ पर गाड़ी न लगाएं, जिससे कि हम कल उनकी रिपेयर कर सकें। और यहाँ पर गंदगी को लेकर भी कुछ काम कर रहे हैं ऐसा कि वो नगर पालिका के स्तर से किया जाएगा? जी, वो नगर पालिका के स्तर से आज भी चूना वगैरह छिड़काव किया गया, लेकिन इसमें भी सफाई पे भी काम होगा।
मसूरी में यमुनोत्री और कैंपटी फॉल जाने वाले मार्ग का हाल बदहाल है। मुख्य सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे हो रखे हैं, जिससे गाड़ियां अनियंत्रित हो रही है, तो वहीं कई दोपहिया वाहन अनियंत्रित होकर क्षतिग्रस्त हो गए हैं, जिसमें सवार कई लोग चोटिल भी हो चुके हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग के अधिकारी इसको लेकर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, जिससे लोगों में काफी ज्यादा आक्रोश भी देखने को मिल रहा है। बता दें कि मसूरी से यमुनोत्री और कैंपटी फॉल जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग की हालत बद से बदतर होती हुई नजर आ रही है। राष्ट्रीय राजमार्ग मसूरी से यमुनोत्री और कैंपटी फॉल जाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सड़क की स्थिति खराब होने से लोगों को आवाजाही में काफी ज्यादा असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। तो चलिए रुक करेंगे अगली खबर की ओर। खबर आपको बता दें कि अब लोकसभा चुनाव से पहले नेताओं को अपने गांव की याद सताने लगी है। ऐसे में लोकसभा सांसद क्षेत्र भ्रमण पर हैं। इसी कड़ी में हरिद्वार से सांसद उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक भी इन दिनों पौड़ी में अपने पैतृक गांव पिनानी में मौजूद है। निशंक गांव पहुंचकर अपने बचपन के दिनों को याद कर रहे हैं। इससे पहले निशंक कोरोना काल में भी अपने पैतृक गांव पिनानी पहुंचे थे। इस दौरान निशंक ने बताया कि गांव के प्रति उनका लगाव हमेशा से ही रहा है, इसलिए जब भी उन्हें समय मिलता है तो वे अपने गांव पहुंच जाते हैं। साथ ही रमेश पोखरियाल ने यह भी कहा कि मेरा जीवन बचपन से हर पहाड़वासी की तरह ही संघर्ष से गुजरा है, जो कि मेरा जीवन है हर पहाड़वासी की तरह संघर्ष से गुजरा है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि मेरा छात्र जीवन हो या एक शिक्षक से लेकर मुख्यमंत्री और फिर केंद्रीय शिक्षा मंत्री तक का सफर तय करना ये बेहद ही संघर्षशील रहा है। तो ये आसपास के गांव यहाँ बहुत सारी बात में तो हम लोग बह जाते थे। हाँ, ये बात सही है कि मन बहुत होता है कि गांव में व्यवस्था है समय की, और चाहे उत्तर प्रदेश में मुझे दो बार कैबिनेट मंत्री के नाते जो जिम्मेदारी है उनके निर्वहन करने का जो मौका मिला, उसे थोड़ा सा समय कम निकल पाए गाँव आने का, कि चाहे मुख्यमंत्री के रूप में हो, देश के शिक्षा मंत्री के रूप में हो। लेकिन तो भी मेरी हमेशा कोशिश रही है जब हमें थोड़ा सा भी मौका मिल जाए मैं गांव आना चाहता हूँ। मेरी माँ भी बहुत पुरुषार्थी थी, वो ठीक ठंड पर थी, लेकिन वो तर्क वितर्क में दुनिया को हरा सकती थी, ऐसा उन पर होता था। बहुत माँ से हमारी काफ़ी जिद्दोजहद भी होती थी बात बात में, लेकिन उसके साथ मैंने हल भी लगाया, माँ के साथ घास भी काटी है। गोबर तो हम इन खेतों में हमेशा डालते थे। स्कूल से आना ये काम करना, स्कूल जाने से पहले ये काम करना। तो फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों को देखने के लिए सुदर्शन न्यूज देखते रहिए। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।